हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ बैठे बैठे मेरा मन करा कि चेक करा जाए कि जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स, क्या वो उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे कर देगी इजीली। अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए मतलब क्या उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को इजीली पे कर दे। मेरा ये चेक करने का मूड हुआ। अब इसके लिए मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, मुझे ये देखना था। तो मुझे पता चला कि इसके लिए मुझे देखना होगा कंपनी की लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कंपनी के पास ऐसे कितने एसेट्स हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर कंपनी के पास ऐसा कितना कैश है जो अभी करंट में उसके पास है इन हैंड। ओके, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो एसेट्स मुझे वो देखने होंगे, ताकि मैं ये देख सकूँ कि कंपनी कंपेयर कर सकूँ कि कंपनी को कितना पे करना है और कंपनी के पास है कितना। क्योंकि करंट शॉर्ट टर्म देखना है तो ऐसा ही कैश देखना होगा जो शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास है या फिर शॉर्ट टर्म में कंपनी को मिल जाएगा शॉर्ट टाइम पीरियड में। ओके ठीक है, लिक्विडिटी चेक कर लेंगे, लेकिन फिर भी एबल है या नहीं है उसके लिए क्या करना होगा। लिक्विडिटी से हमें पता चल जाएगा कि कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है कंपनी के पास, लेकिन एबल है या नहीं है तो हमें देखना होगा। उसके लिए चेक करना होगा क्या, हमें करना होगा करंट रेशो चेक। करंट रेशो ये बता देगा कि कंपनी एबल है या नहीं है। कैसे देखेंगे अभी। देखो, जब मैंने सोचा कि मुझे टाटा मोटर्स की ये देखना है कि वो अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उन्हें इजीली पे कर देगी या नहीं, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि कैसे पता लगेगा। तो मुझे पता लगा उसके लिए मुझे लिक्विडिटी देखनी होगी कंपनी की, कि क्या कंपनी की कितनी लिक्विडिटी है, मतलब इन हैंड और इन शॉर्ट टर्म कंपनी के पास कितना कैश है, कितनी मनी है। ओके, फिर मुझे पता चला हम मनी तो निकाल लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप देखने के लिए कि हाँ एबल है या नहीं है, ये देखने के लिए मुझे कंप्यूट करना होगा लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो कैसे निकलेगा, तो मुझे पता चला कि उसके लिए मुझे निकालना होगा करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सही बात है, हम रेशो निकाल देंगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का, लेकिन क्यों। करंट एसेट्स का वही मतलब है कि वो एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या कैश हैं फ़िलहाल, वो सब एसेट्स करंट एसेट्स में आ जाएंगे। और जब हम उस करंट एसेट्स को मतलब जो करंट में हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल हैं उन्हें हम डिवाइड कर देंगे करंट में लायबिलिटी, मतलब कंपनी को कितना पे करना है कंपनी के पास है और कंपनी को पे करना है, इतना पे करना है और इतना कंपनी के पास है। जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो इस रेशो को हम 2:1 के रेशो में आएगा तो बेस्ट है, इससे कंपेयर करेंगे क्या 2:1 आ रहा है या क्या आ रहा है। मतलब अगर हमारी लायबिलिटी 1 है तो हमारे एसेट्स उसके डबल होने चाहिए। तो कंपनी एक अच्छी सिचुएशन में है कि वो अपनी करंट सिचुएशन मतलब करंट लिक्विडिटी जो है उसको पे करने ईज़िली पे कर देगी, उसकी एबिलिटी ईज़िली पे करने वाली है। लेकिन अगर इससे कम होगा तो इतनी अच्छी एबल नहीं है कंपनी, अच्छी तरह एबल नहीं है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, चलो मुझे इतना पता चल गया कि मुझे कैसे कंप्यूट करना है। अब क्या करूँगी मैं, अब मैं गई टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे, मतलब सॉरी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे गई और मैंने निकाली टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ही पता चलेगा मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की हर ईयर की यहाँ पे दे रखी है। तो मुझे 2024 की ही निकालनी थी, तो मैं आई इसकी बैलेंस शीट पे गए, मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखनी थी। तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास आती है करंट लायबिलिटी। देखते हैं करंट लायबिलिटी में क्या क्या है। प्लीज़ ध्यान देना, करंट लायबिलिटी हेडिंग आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले तो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए
एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो भी उधार लिया होगा, बोरोइंग करी होगी, लोन लिया होगा, वो कंपनी को पे करना होगा। तो ये 36,351 मतलब 36,351.56 है। ओके, फिर है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल्स भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड पेबल्स जो होते हैं जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में पे करने हैं। कंपनी ने कहीं से उधार में सामान ले लिया है और उसे कहा है कि मैं आफ्टर वन मंथ, 1 महीने बाद तुम्हें पे करूँगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में जो भी पे करना है कंपनी को, टाटा मोटर्स को, वो है 88,042.95। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी जो है, मतलब जो छोटे छोटे हैं, वो है 36,931.02। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं 12,291.43। तो ये आपको देखने से पता लग गया कि ये सब शॉर्ट टर्म के ही हैं। तो इन सबको ऐड करा, टोटल करंट लाइबिलिटी आ गई 1,73,617। ओके, मैंने नोट कर लिया कि हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी है। प्लीज़ आप लोग भी नोट कर लेना अगर आपको देखना है कि क्या मैं सही कंप्यूट कर रही हूँ या नहीं। ओके, तो मेरा बाइंडर कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो मैंने कर लिया है नोट। अब मुझे देखने करंट लाइबिलिटी, मैंने देख ली करंट एसेट्स कि कंपनी के पास करंट एसेट्स क्या है। तो करंट एसेट्स में देखो ये आ गई हमारी करंट एसेट्स की हेडिंग, और यहाँ पे रहा आपका करंट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने करंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है 14,253.24। फिर आई इन्वेंट्रीज, वो इन्वेंट्रीज जो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगी 47,788। उसके बाद आया ट्रेड रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेबल था हमारी लाइबिलिटी में, ट्रेड रिसीवेबल भी होता है कि कंपनी की ऐसा होता है, कंपनी ने उधार पे सामान दे दिया और उन्होंने, कस्टमर ने कहा कि मैं आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 वीक आपका पेमेंट कर दूंगा। तो वो रिसीवेबल 16,951.81। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दो टर्म होते हैं, ऐसे जो कैश हैं और ऐसे जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो 45,806.69। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। जो शॉर्ट टर्म लोन है या एडवांस है वो है 196.70। अब आपको ये बता दूं, और अदर करंट एसेट्स हैं 43,395.42। तो इनका टोटल सम अप करा तो हमारा आ गया 1,68,392.15। अब जो मैंने करंट लाइबिलिटी पहले कंप्यूट करी थी और करंट एसेट्स की, दोनों को, करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देना है। ओके, मैंने डिवाइड किया, मेरा आया 0.56। ओके, तो पहले तो इसे देखो, ये ध्यान रखना ये सारी अमाउंट कम नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं ये जो है आपकी सारी अमाउंट करोड़्स में है, इतने करोड़। तो अगर आप सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी और इतनी छोटी छोटी अमाउंट यहाँ पे आ रही, तो ये सब अमाउंट करोड़ में है। तो मैंने आपको एक तरह से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं वो भी बता दिया, और यहाँ से आपको ये भी निकालना सिखा दिया कि कैसे आप निकालते हैं अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी देखते हैं कैसे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटेशन पे। ओके, तो मुझे पता चला टाटा मोटर्स के जो करंट एसेट्स हैं वो कितने हैं, 15,207.67। और हम करंट लाइबिलिटी कितनी है, तो वो है 27,326.16। जब ये कैलकुलेशन की तो हमारे पास आया 0.56। ओके, क्या आया 0.56, जो कि हमारा लिक्विडिटी या फिर करंट रेशो आया, CR करंट रेशो।
जो कि अगर 2 आता तो बहुत अच्छा होता। इसे कंपैरिजन करा हमने 2 से, अगर 2 आता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आपको बताऊं, क्योंकि करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करा हमने करंट एसेट्स को, और वो करंट लाइबिलिटी के इक्वल भी नहीं आया। क्योंकि अगर 1 आता तो हम मानते करंट एसेट्स जो हैं वो इक्वल हैं करंट लाइबिलिटी की, लेकिन ये 1 से भी कम आया। तो यहाँ पे जो करंट एसेट्स की हमारे पास अवेलेबल है ना, वो करंट लाइबिलिटी से बहुत कम है, जो कि अच्छा नहीं है। देखो, टाटा मोटर्स बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम वर्स्ट सिनेरियो में देखें तो इट्स इजी कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को इजीली पे कर लेगी। लेकिन अगर जर्नल टर्म देखें कि कंपनी के पास क्या इतना फंड अवेलेबल है कि वो अपनी करंट एसेट्स को वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को इजीली पे कर देगी, तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने आपको कंप्यूट करके दिखाया, इसे ही हम करंट रेशो बोलते हैं। और इसी तरीके से हम किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी उसकी करंट रेशो से उसकी पोजीशन देख सकते हैं कि वो अपनी करंट लाइबिलिटी को इजीली पे कर पा रही है या नहीं। ओके।